हेलो बच्चों, आज हम सभी पाठ 8 का आगे का जो पाठ है वो देखेंगे। जहाँ तक हमारा हुआ था उसके आगे का देखेंगे। तो हम इसकी शुरुआत कृषि उद्योग से करते हैं। यहाँ से हमारा शुरुआत होगा। अभी देखो, आप सभी लोगों को पता है कि कृषि क्या है, कृषि उद्योग क्या है, ठीक है। तो इसमें से बहुत सारी चीजें जो है आपको पता है, तो हम थोड़ा इसको शॉर्ट में देखते चलेंगे। अभी यहाँ पे देखो, भारत में पारंपरिक तथा आधुनिक पद्धति से कृषि की जाती है ना। पहले लोग कैसे खेती करते थे। पारंपरिक खेती करना यानी आप जानते हो कि बैल वगैरह लेके खेती करते थे, खुद से खेती करते थे, औजारों से खेती करते थे। अगर हम आधुनिक पद्धति की बात करें तो आधुनिक पद्धति में क्या होता है कि अभी देख रहे हो आप, मशीन वगैरह आ गई है, ट्रैक्टर वगैरह आ गए हैं, तो उससे जो है कृषि की जाती है और बहुत ही आसान हो गया है कृषि करना, ठीक है। और कम समय में काम ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। तो ये बताया गया है कि पहले बैलों की सहायता से काम किए जाते थे, लेकिन अभी क्या हो गया है कि हर काम जो है यंत्रों द्वारा किया जाता है। जुताई से लेके बुआई, कटाई, मड़ाई, सभी काम जो है यंत्रों से किया जाता है। आप लोग देखते रहोगे, आप गांव वगैरह जाते रहेंगे अपने, तो आपको पता ही होगा। भारत में ग्रामीण क्षेत्र का प्रमुख व्यवसाय कृषि और उस पर आधारित बहुत सारे व्यवसाय हैं, ठीक है। अब उससे आधारित व्यवसाय क्या है, जैसे गांव देहात में कृषि तथा कृषि के साथ साथ पशुपालन भी होता है, ठीक है। और लगभग 70% जो है समाज हमारा कृषि पर निर्भर है, ठीक है। कृषि में पुरुषों और महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। भारत में कृषि व्यवसाय विविध मौसमों में चलता है ना। हर एक मौसम में चलता है। अलग अलग मौसम में अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। खेतों में अनेक तरह की फसलें ली जाती है। प्रमुख रूप से ज्वार, गेहूं, चावल, दाल, तिलहन का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। उसी के साथ साथ कपास, गन्ना पर प्रक्रिया कर कपड़ा और शक्कर के भी उद्योग चलते हैं, ठीक है। ये सारे कृषि आधारित उद्योग है। कृषि से ही फलों और शाक सब्जियों का बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है ना। वर्तमान में इन पर प्रक्रिया करने वाले अनेक उद्योग चल रहे हैं। कृषि से मनुष्य की जो है मौलिक आवश्यकता उसकी पूर्ति होती है, ठीक है। कृषि करके वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। जैसा कि आपको मैंने अभी बताया कि हमारा जो समाज है ज्यादातर कृषि पर ही निर्भर है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस तरह से हमारा साइंस टेक्नोलॉजी आगे की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है कि हम और बाकी उद्योगों पर भी निर्भर होते चले आ रहे हैं। लेकिन अगर हम कृषि व्यवसाय देखा जाए तो कृषि व्यवसाय जो मुख्य रूप से ग्रामीण प्रदेशों में ज्यादा चलता है, उस पर ज्यादा से ज्यादा लोग निर्भर रहते हैं और उसी में ही अपना जो है वो आवश्यकता, मौलिक जो भी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, कृषि व्यवसाय को प्रोत्साहन देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक, सहकारी संस्थाएं हैं, जिसकी वजह से क्या किया जाता है, किसानों को ऋण दिया जाता है। और वही किसान वो ऋण द्वारा क्या करते हैं, खेती करते हैं। देखो, खेती बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अनाज, अन्न हमें खेती से ही मिलता है ना। तो इसके लिए खेती का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके लिए हमारी जो सरकार है वो भी क्या कर रही है, अलग अलग योजनाएं बनाती है। देखो, अलग अलग लोगों को, मतलब लोगों को प्रोत्साहित करती है लोग, ताकि खेती में दिलचस्पी ले। क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जैसे जैसे हम आगे साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे लोग दूसरे उद्योगों की तरफ भी उनका जो है ध्यान जा रहा है। तो इस तरह से खेती जो है मुख्य व्यवसाय है, तो उस पे क्या होना चाहिए, लोगों का जो इंटरेस्ट है वो बना रहना चाहिए। इसके लिए जो है सरकार हमारी पंचायत समिति द्वारा कृषि संबंधी सुधार के लिए प्रशिक्षण योजना देना, यानी कि ट्रेनिंग वगैरह देना, ठीक है। किसान सम्मेलन, कृषि सैर जैसी योजनाएं आयोजित करती है, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो सके, मतलब जो किसान है वो जागरूक हो सके और उनकी जो भी कृषि संबंधी जो भी समस्या है वहां पे खत्म हो सके। कृषि औजारों, बीजों और खादों की आपूर्ति भी की जाती है उनको। कृषि विश्वविद्यालय के विस्तार सेवा विभाग द्वारा किसानों को मृदा परीक्षण, फल उद्यान, नर्सरी यानी जहाँ पे पौधे होते हैं छोटे छोटे, मत्स्य व्यवसाय, मुर्गी पालन, बकरी पालन, गाय भैंस पालन, दुग्ध व्यवसाय का प्रशिक्षण यानी कि जो ट्रेनिंग है वो दिया जाता है। जिला व्यवसाय मार्गदर्शन संस्था की ओर से भी मार्गदर्शन उनको दिया जाता है, ताकि लोग जो किसान है वो उनके अंदर जागरूकता बन सके, किस तरह से कृषि करनी है, किस तरह से अच्छे तरीके से उसको डेवलप करना है, ये सारी बातें पता चल सके। इस तरह से पंचायत समिति द्वारा और जिला द्वारा जो है उनको मार्गदर्शन जो है वो दिया जाता है। और जो भी उत्पादित माल, यानी कि जो भी वो उत्पादित करते हैं, चाहे गेहूं हो, चावल हो, कुछ भी, आलू हो गए, कुछ भी जो कर रहे हैं, तो उसके संग्रह हेतु गोदाम, देखिए आप लिखा, गोदाम निर्माण के लिए भी आर्थिक सहायता जो है वो दी जाती है, ताकि जो है फसल जो है, जो भी उत्पादित माल है, जो भी कुछ उन्होंने उगाया है, उसको किसी भी तरह का कोई भी नुकसान ना पहुंचे। तो इस तरह से जो हमारी सरकार है
किसानों को बढ़ावा दे रही है और किसानों की हर तरह से मदद करने की कोशिश कर रही है। भारत खाद्यान्न उत्पादन और फसल पद्धति में क्या हो रहा है, धीरे धीरे आत्मनिर्भर बन रहा है। भारत में टपक सिंचन और जैविक कृषि जैसी आधुनिक पद्धति से भी कृषि की जा रही है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। भारत सरकार की नीति, भारत सरकार की नीति में क्या बताया गया है कि चौथी पंचवर्षीय योजना की नीति अवधि में कागज उद्योग, औषधि उद्योग, मोटर ट्रैक्टर उद्योग, चमड़े की वस्तुएं, वस्त्र उद्योग, खाद्य पदार्थ प्रक्रिया उद्योग, तेल, रंग, शक्कर आदि उद्योगों पर ध्यान केंद्रित किया गया। अभी अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो जो ये सारी चीजें हैं, मोस्ट ऑफ चीजें जो है वो कृषि से संबंधित चीजें हैं और मोस्ट ऑफ चीजें जो है हमें जो है कृषि द्वारा ही, मतलब वन हो गए, कृषि हो गए, इन सब चीजों से ही मिलते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या था, चौथी पंचवर्षीय योजना की बात आप देखेंगे, आप पढ़े हैं तो आपको यहाँ पे ध्यान आएगा कि चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या था कि भारत एक आत्मनिर्भर देश बनना चाहिए। ठीक है, और इसी चौथी पंचवर्षीय योजना में ही क्या हुआ था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ था। ठीक है, ताकि वो आर्थिक सहायता जो है जो भी ये उद्योग धंधे जो भी शुरू हो रहे हैं, चल रहे हैं, तो उसमें जो है आर्थिक सहायता जो है मिल सके। ठीक है, 1970 की औद्योगिक अनुज्ञप्ति नीति के अनुसार 5 करोड़ रुपए से अधिक निवेश लगाने वाले सभी कारखाने, यानी कि जिस भी कारखानों में 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हुआ है, वो सभी भारी उद्योग क्षेत्र में आएंगे। समझ में आ रहा है। और सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित न रखते हुए भारी उद्योग में निवेश करने की स्वतंत्रता बड़े औद्योगिक संस्थान और विदेशी कंपनियों को देना भी निश्चित किया गया। समझ में आ रहा है कि नहीं। और वर्ष 1972 के अंत तक सरकारी पंजीयन कार्यालय में 3,18,000 लघु उद्योग पंजीकृत किए गए हैं। यानी कि जो भारी उद्योग, लघु उद्योग, इसमें क्या किया गया, उसका विभाजन किया गया। तो उसके अंतर्गत क्या था, यदि 5 करोड़ के ऊपर का निवेश है, वहां पे इन्वेस्टमेंट वगैरह है, तो वो भारी उद्योग में रखा जाएगा। और उससे कम है तो वहां पे ये क्या बोलते हैं, उसको लघु उद्योग के अंतर्गत रखा जाएगा। और उसका जो है पंजीकृत, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो होना चाहिए। तो उसके अंतर्गत 1972 के अंत तक सरकारी पंजीयन कार्यालय में लगभग 3,18,000 लघु उद्योग पंजीकृत किए गए थे। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, खनिज संसाधन। खनिज संसाधन यानी आपको पता ही है, देश के औद्योगिक विकास में लौह, पत्थर, कोयला, इन दो खनिजों, लौह और पत्थर का कोयला, इन दो खनिजों की उपलब्धता का बहुत बड़ा योगदान होता है किसी भी औद्योगिक विकास के लिए। और हमारे देश की बात की जाए तो हमारे देश में लौह, मैग्नीज, कोयला, खनिज, तेल आदि का पर्याप्त भंडार पाया जाता है। खनिज संसाधन यानी खनिज, यानी कि जो हमें ये जमीन के अंदर से जो मिलता है नेचुरल। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हमारे देश में ये लौह, मैग्नीज, कोयला, इन सब का जो है पर्याप्त मात्रा में भंडार पाया जाता है। ठीक है, तो खनिज संसाधन पर्याप्त मात्रा में हमारे देश में है। वन संसाधन की बात की जाए तो आपको पता ही है कि वन संसाधन पर आधारित उद्योगों के लिए सरकार ने कुछ वन जो है आरक्षित करके रखे हैं। ठीक है, आप लोग देखते रहोगे कि वन कुछ जो रहते हैं आरक्षित रहते हैं, पेड़ भी आरक्षित रहते हैं, सरकार के अधीन रहते हैं। वनों के रक्षण का काम राज्य सरकार, केंद्र सरकार तथा वहां के स्थानीय लोग करते हैं। ठीक है, अभी जो वन है, वन में क्या रहेगा, पेड़ रहेंगे, अलग अलग तरीके के वृक्ष रहेंगे। तो उससे निर्माण कार्य, कागज, अखबारी कागज, रेशम, माचिस, औषधि वनस्पति, शहद, लाख, रंग काम के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री इत्यादि जो उद्योगों के लिए जो चीजें हमें चाहिए रहती है, वो कहाँ से मिलते हैं, वन से मिलते हैं। इसलिए पर्याप्त मात्रा में वन का भी होना जरूरी है। भारत में वन संसाधन पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन अगर हम बात करें तो अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये सब चीजें इतना ज्यादा, हम बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो ये सब चीजों की कमी भी हो रही है। तो इसके लिए सरकार अभी क्या कर रही है, जो वन है कुछ उसको आरक्षित कर रही है, ताकि इस तरह की कोई भी समस्या आगे चल के ना हो। वन कितना ज्यादा जरूरी है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, ये सभी चीज आपको पता है। ठीक है, तो इतनी डिटेल में हम इसमें बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं मत्स्य उद्योग में। नदी, नहर, तालाब, सरोवर जैसे मीठे पानी एवं सागरी जल में मिलने वाली मछलियों से मत्स्य उत्पादन होता है ना। मत्स्य यानी क्या, मछली। ठीक है, इस व्यवसाय के संवर्धन के लिए बंदरगाहों का निर्माण किया गया है, पुराने बंदरगाहों का विकास किया गया, मत्स्य बीज केंद्र स्थापित किए गए तथा मत्स्य व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र भी तैयार किए गए हैं, ताकि मत्स्य उद्योग भी चल सके। अभी आपको पता ही है कि मत्स्य उद्योग नदी, नहर, तालाब, सरोवर में ही किया जाता है। ठीक है, मछलियां कहाँ रहती हैं, यहीं पर रहती हैं, है ना। तो ये सारी चीजें ज्यादा कहाँ रहती है, वहां पे इन सभी के पास ये बंदरगाहों का निर्माण किया गया है, ताकि मत्स्य व्यवसाय करने में क्या रहे, उनके लिए आसानी रहे, मत्स्य उद्योग करने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं।
तो इसलिए इसके लिए उन्होंने प्रशिक्षण केंद्र वगैरह भी शुरू किए गए हैं ताकि मत्स्य उद्योग में भारत आगे रहे। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्यटन उद्योग। पर्यटन उद्योग यानी भी आपको पता है, अभी हम भारत की बात करें तो भारत को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत प्राप्त है। ठीक है, हमारे देश में कितने सारे अगर बात किया जाए तो अनगिनत देश के कोने कोने में विविध धर्मों के प्रार्थना स्थल है, तीर्थ स्थल है, नदियों के संगम है, किले हैं, गुफाएं हैं। ठीक है, इसलिए देश विदेश के नागरिक जो है भारत में पर्यटन हेतु वर्ष भर आते रहते हैं। तो इससे भी क्या होता है, एक अच्छा व्यापार हो जाता है, हमारे देश को एक आर्थिक सपोर्ट मिलता है और लोगों को रोजगार भी मिलता है। ठीक है, तो जिस तरह से लोग हमारे देश में आते हैं उसी तरह से हमारे देश के भी कुछ लोग दूसरे देशों में जाते हैं, दूसरे शहरों में जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके लिए देखो हमारी जो पर्यटन विकास निगम जो है वो पर्यटकों के लिए आवास, यात्रा की सुविधाएं क्या करती है, उपलब्ध कराती है ताकि किसी को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। इन स्थानों पर विविध वस्तुओं की बिक्री और होटल व्यवसाय भी बड़ी मात्रा में खोले गए हैं और वो भी बहुत ज्यादा चलते हैं। कि भी देखो जहाँ पे इस तरह के स्थल रहेंगे, जगह रहेगा, तो वहाँ पे ये सारी चीजों की सुविधाएं भी होनी चाहिए, क्योंकि लोग क्या होते हैं दूसरी जगहों से आते हैं, है ना, दूसरे देश से आ रहे हैं, तो उनको यहाँ पे किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। इसलिए वहाँ पे देखोगे आप होटल वगैरह ये सभी चीजों की जो सुविधा है वो बराबर वहाँ पे की जाती है ना। और आप लोग देखते रहोगे कि अभी एड वगैरह में भी ये सभी राज्यों की जो खासियत है वो बताई जाती है कि यहाँ पे राजस्थान में क्या क्या है, गुजरात में क्या क्या है, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा वहाँ पे आकर्षित हो, लोग आए देखें और वहाँ पे क्या होगा, उस सरकार को उसका बेनिफिट जो है, उसका लाभ जो है वो प्राप्त होगा। पर्यटकों को संबंधित क्षेत्र की जानकारी देने के लिए कुछ स्थानों में मार्गदर्शक होते हैं, वो उनको बताते हैं कि उस जगह की खासियत क्या है। ठीक है, और तथा दुर्गम स्थलों तक वाहन पहुंच नहीं सकते, उन स्थलों पर वहां के स्थानीय लोग पारिश्रमिक लेकर पर्यटकों की सहायता करते हैं। इससे भी उनको रोजगार निर्माण होता है। यानी कि जहाँ पे लोग पहुंच नहीं पाते, जहाँ पे गाड़ियां वगैरह नहीं पहुंच पाते, तो लोग क्या करते हैं, पारिश्रमिक लेकर, यानी कि खुद उठाकर, आप लोग देखते होगी तो घोड़ा भी बिठा के घोड़ा खींचते हुए लेके जाएंगे, या फिर कुछ ऐसा रथ टाइप पे कुछ ऐसा बना रहता है तो खुद ही उठा के लेके जाते हैं। तो इससे क्या होता है, लोगों को वहाँ पे रोजगार भी मिल जाता है। तो ये सब तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है व्यापार। व्यापार में क्या है, आयात और निर्यात। आयात निर्यात यानी कि आपको पता है लेना और देना, लेन देन का कार्यभार। वर्ष 1951 में योजना प्रारंभ होने के बाद औद्योगिक वस्तुओं और उनके लिए लगने वाले कच्चे माल का आयात बड़ी मात्रा में बढ़ने लगा। ठीक है, और भारत में यंत्र सामग्री, लोहा, खनिज तेल, खाद्य, औषधि आदि का क्या किया जाता है, आयात किया जाता है। आयात किया जाता है यानी कि लेना, है ना। अभी आयात निर्यात क्या होता है बच्चों, देखो जो हमारे देश में चीजें बहुत पर्याप्त मात्रा में हो रही है तो हम क्या करते हैं, उन चीजों को दूसरे देशों में देते हैं। ठीक है, और अगर वही दूसरे देशों में कोई चीज बहुत पर्याप्त मात्रा में हो रही है, हमारे देश में नहीं हो रही है, तो हम क्या करते हैं, उन चीजों को उन देशों से लेते हैं। ठीक है, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो कच्चा माल वगैरह हो गया, और भारत के ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है, चाय, कॉफी, मसाले के पदार्थ, सूती कपड़ा, चमड़ा, जूता, मूल्यवान हीरे, ये सभी भारत में पर्याप्त मात्रा में मिलता है। तो हम इन सब चीजों का क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। ठीक है, और अगर हम ये क्या बोलते हैं, ये यंत्र वगैरह की बात करें, ये सब सामग्री, लोहा, खनिज तेल वगैरह, तो ये हम दूसरे देशों से क्या करते हैं, अपने देशों में मंगाते हैं। तो ये क्या हो गया, आयात और निर्यात की पूरी प्रक्रिया होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी देखते हैं आंतरिक व्यापार। ठीक है, अभी वो देखो आंतरिक व्यापार और बाहरी व्यापार, दो तरह का व्यापार होता है। बाहरी व्यापार यानी कि आप देश के बाहर का व्यापार कर रहे हैं, जैसे भारत का हम अमेरिका के साथ कर रहे हैं, जापान के साथ कर रहे हैं, फ्रांस के साथ कर रहे हैं। आंतरिक व्यापार क्या होता है, आप एक शहर से दूसरे शहर में करते हो। ठीक है, जैसे कि मैं मुंबई से यूपी का हो रहा है, यूपी का गुजरात से हो रहा है, गुजरात का पंजाब से हो रहा है। ठीक है, इस तरह का आंतरिक व्यापार हो गया। भारत का आंतरिक व्यापार रेल मार्ग, जल मार्ग, सड़क और विमान मार्ग से चलता है। ठीक है, मुंबई, कोलकाता, कोच्चि, चेन्नई, ये क्या है, महत्वपूर्ण बंदरगाह है। तो ये बंदरगाह है तो यहाँ पे जल मार्ग का ज्यादा सहारा लिया जाता है। आंतरिक व्यापार में कोयला, कपास, सूती कपड़ा, चावल, गेहूं, कच्चा पटसन, लोहा, इस्पात, तिलहन, नमक, चीनी आदि वस्तुओं का समावेश होता है। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, जैसे कि पंजाब में गेहूं ज्यादा होता है, महाराष्ट्र में गन्ना, कपास। ठीक है, तो क्या होगा, जो ज्यादा हो रहा है तो हम क्या करेंगे, दूसरे शहरों में भेजेंगे ताकि दूसरे शहरों की भी आपूर्ति हो सके। ठीक है, देश के उद्योग धंधों में होने वाले विकास के कारण जीवन और रहन सहन का स्तर क्या होता है, ऊंचा उठता है।
रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं। ठीक है, और अगर हम शॉर्ट में बोले या फिर संक्षिप्त में कहें तो इससे क्या होता है, देश की प्रगति में बहुत बड़ी सहायता मिलती है। यानी कि शॉर्ट अगर आप देखें इस लेसन में तो यही बताया कि भारत में कौन कौन से उद्योग चलते हैं, और उन्हीं उद्योग धंधों से यानी कि औद्योगिकीकरण से क्या होता है, हमारे देश बहुत ही मजबूत होता है। समझ में आ रहा है कि जितना ज्यादा जो चीज सामान हमारे देश में होगा, हम खुद आत्मनिर्भर बन जाएंगे, तो उतना ही क्या होगा, हमारे देश का स्तर भी बढ़ेगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और हमारे देश की जो है प्रगति भी होगी। ठीक है, समझ में आया बच्चों? वेरी गुड। अभी आप पढ़िए, इसका प्रश्न उत्तर करके मुझे दिखाइए। समझ में आ रहा है? जो नहीं आएगा वो आप मुझसे पूछिए। चलो ठीक है।